नमस्कार, डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा की जा रही विशेष साक्षात्कार श्रृंखला नीति घोष लेट्स टॉक अबाउट एसडीजीज में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का संवाद हुआ और वहां से आपको एक आइडिया आया एलईडी बल्ब के विषय में, तो अगर आप उसके विषय में कुछ बताना चाहें। हाँ बिल्कुल। क्या था, हम लोग बेसिकली उससे पहले से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं। तो एक लेक्चर सीरीज थी हमारे पास। उस लेक्चर सीरीज में क्या था कि हमें क्लाइमेट चेंज पर बच्चों को अवेयर करना था और टीचर्स को अवेयर करना था। तो ऐसे करते करते हम लोग कौसानी जब हम पहुंचे तो उसमें हम शाम को बैठे हुए थे। तो ये नब्बू जो बच्चा है, नवीन चंद सिंह रावत, जिसने एक बात कही। आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन, लेकिन दादा और उसका हम इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है बिजली बचा लें, लेकिन बिजली बचाने के लिए हमारे यहाँ तो वोल्टेज कम आती है। तो 200 वाट के बल्ब या 100 वाट के बल्ब में पढ़ाई नहीं होती, आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि येलो लाइट होती है और उससे हमारी आंखें दुखती हैं, हम ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं। ऐसा ये लगा झापड़ जैसा कि यार ये बच्चा एक सवाल पूछ रहा है और मैंने डॉक्टरेट किया है और मैं क्लाइमेट जैसे मिनिस्ट्री की तरफ से आया भी हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है और मैं इसका कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रात भर नींद नहीं आई और तो अगले दिन हम जो है ना वहां से लेक्चर सीरीज पूरी करके वापस आया और वापस आके मैं दिल्ली गया और उसके बाद हम लोगों ने जो है दिल्ली की गलियों की खाक छानी, रेफरेंसिंग करने में लग गए, कुछ अपने मित्रों को मेल किए। तो सब जगह से एक ही बात है कि अब जो आंसर है उसका एलईडी ही है। तो कई जगह धक्के खाए, बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ बात की और एक हमारे मित्र थे, तो उसमें उन्होंने हमारी मदद की और अल्टीमेटली ये हुआ कि 3-4 महीने में हमारे को एक सर्किट बना पाया और एलईडी का बना पाया। यार मैंने कहा इसका एक रीडिंग लैम्प बनाऊंगा और मैं नवीन को देने जाऊंगा, नब्बू। तो मैं जो है वहां पे चला गया, तो मैंने उसको जो है उसके हाथ पे वो जो बनाया था वो रख दिया। तब बोला दादा ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा तो फिर वो ये कहानी सुन लेके दादा ये बना कैसे। जब चढ़ने लगा तो कहता है दादा हाँ हाँ। मैंने कहा हाँ नब्बू, दादा मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का क्या होगा। उसका जो ये सवाल था ना उमेश, ये सवाल मुझे यहाँ लेके आ गया है ना कि आज हमने 327 गांवों को 100% एलईडी से सैचुरेट किया है। करीब इस समय तक हम 18,500 स्टूडेंट्स को वो लैंप दे चुके हैं। हमने आज तक कभी को किसी को प्रोडक्ट नहीं दिया सिवाय नब्बू के। हम उसको बनाना सिखाते हैं फिर, और साथ के साथ जहाँ पे अगर 10-20 बच्चों से ज्यादा हुआ वहाँ एक सोल्डरिंग आयरन भी दे दिया कि अगर कभी कोई टांका टूटेगा तो लगा लेना। लेकिन उसके साथ साथ एक आइडिया और आया कि जनरली क्या होता है, जो हमारे बरामदे होते हैं ना घर के बाहर, वहाँ की जो लाइट है वो पूरी रात जलती है ना। और वो भी 60 वाट का बल्ब से कम 40 वाट या 60 वाट का होता था, या 0 वाट का भी कोई बल्ब लगा लेते थे। तो 0 वाट का जो बल्ब होता है उमेश भाई, वो 15 वाट का या 12 वाट का होता है, 12 से 15 वाट होता है। तो हमने कहा कि अगर ये 2 वाट में हम इसको बदल दें तो यार ये हो जाएगा कि 13 वाट तो कम से कम बिजली बचेगा अगर कोई 0 वाट भी लगाता है। और यहाँ से 2 वाट के बल्ब की कहानी शुरू होती है। फिर हमने 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट तक बनाया। तो मेरा इंटरेस्ट पता है क्या था, क्योंकि जो एलईडी बल्ब बना और उस पूरे प्रोसेस में मेरी समझ में आया कि तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के दिमाग में ये रहा होगा कि यार जब हमारा फ्रिज रिपेयर हो जाता है, हमारी प्रेस रिपेयर हो जाती है, हमारा टीवी रिपेयर हो जाता है, यार बल्ब क्यों नहीं रिपेयर होता? क्योंकि बल्ब की वेस्टेज बहुत है। 20 रुपए में अगर हमारे 80 रुपए बचते हैं और उसकी लाइफ मिलती है, साथ के साथ ई वेस्ट भी बचता है, क्योंकि अगर वेस्ट होता तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में चला जाता। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैनेजमेंट को अभी हिंदुस्तान ठीक से नहीं जानता है ना। तो वो मिनिमाइज हम कर पाते हैं, तो वो भी एक तरह का जो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है। और उसमें हमने 18 स्टेट में ये रिपेयरिंग सेंटर खोले थे। बैम्बू कार्विंग में अमेश भाई, मतलब अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम पाइनियर हैं, मतलब कम से कम एशिया में। और अभी हम ई वेस्ट पे काम कर रहे हैं। तभी 3 हमने डोईवाला में सेंटर खोले हैं, 3 हमने यहाँ पे खोले हैं सहसपुर में। आजकल हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है विकास नगर में, हम विकास नगर में के ब्लॉक में खोलेंगे। और अभी जो है अक्टूबर से पहले, 15 अक्टूबर से पहले 50 जो है सेंटर्स हम यहाँ बनाने वाले हैं सिटी के अंदर। हर वार्ड में एक कलेक्शन सेंटर बनाने वाले हैं, नया बना के बेच सकें सस्ता, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये हमारी एक यात्रा है ऊर्जा वाली। तो ये वाकई में बहुत प्रेरणादायी रहा जानना कि कैसे एक
नन्हे बालक का सवाल एक इतने बड़े मुहिम के तौर पे आज सामने है हमारे, और कैसे ये सिलसिलेवार तरीके से एक गांव से दूसरे गांव, उसके बाद शहर और राज्यों तक पहुंचा है। ये था कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि हम एलईडीज प्रोवाइड करके बिजली की बचत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उनको रिपेयर करना सिखा रहे हैं तो इस क्षेत्र में उड़ता है, रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो जी उस विषय आपने हमें जो सजेस्ट किया है एक मॉडल, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, ये जो पूरा उत्तराखंड है ना, अगर हम एलईडी को लें तो एज ए कॉटेज इंडस्ट्री हम खड़ी कर सकते हैं हर ब्लॉक में। इसमें हमने क्या किया है कि जो मशीन्स है उनको छोटे प्रोटोटाइप में बना लिया है, यानी एक मशीन के सेट पर जो कि हमारा 10,000 रुपए से कम में आता है, 5 लोग काम कर सकते हैं, 5 लोग, और वो आराम से 1 मिनट में 5 बल्ब बना सकते हैं, यानी 20 सेकंड में एक बल्ब बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 1 मिनट में एक बल्ब बनता है ना, 60 बल्ब बनते हैं, 5 लोग बनाते हैं, अगर वो 6 घंटे काम करते हैं तो आप देखिए 300 बल्ब बनते हैं, एक बल्ब पे 26 रुपए बचता है, 26 रुपीज की बचत है। अब आप बताइए कि इतना पैसा इन पांचों के बीच में एक दिन में आता है। हमारे को हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1 से लेके 2 करोड़ बल्ब हमें चाहिए आज की डेट में भी पूरे, और हम इस हर ब्लॉक को अगर इसका सेंटर बनाए तो, और सरकार इसको मदद करे, प्रमोट करे। हम ये नहीं करें कि सरकार उसको खरीद के लोगों को फ्री बांट दे, लोगों को मोटिवेट करे कि भाई ये बल्ब है, और बाहर से लेने बंद कर दे गवर्नमेंट से जो बल्ब आते हैं। तो हम 65 रुपए का बल्ब दे सकते हैं, 65 रुपए का, जबकि सरकार 70 रुपए का बल्ब बेचती है, विद द गारंटी कि हमारा जो सर्विसेशन है, बल्ब का सर्विसेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय जो स्पेक्स ने स्टार्ट किया। आप अमेरिका चले जाइए, चाहे चले जाइए जापान, कहीं पे सर्विस स्टेशन नहीं है एज ए फॉलोअप रिपेयरिंग सेंटर। तो हमने कहा हमारी जो ये कॉटन इंडस्ट्री होगी इसका रिपेयरिंग सेंटर भी होगा। साथ के साथ आप सोचो अगर 1 करोड़ बल्ब भी है तो हमारे को 26 रुपए भी बचता है एक बल्ब को बेचने में, तो 26 करोड़ रुपया एक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। आप सोचो कि अगर 26 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, मान लीजिए वो रुद्रप्रयाग हमारा है, 3 ब्लॉक है, पोजीशन कम है, तो 26 करोड़ रुपए में कितने ग्रुप्स को आप आराम से, अगर आपने 10 ग्रुप 20 ग्रुप भी बनाए तो आप सोच लो कि कितना पैसा है हमारे पास। तो मेरा जो ड्रीम है, मैं जो सपना देखता हूँ वो यही सोचता हूँ कि ये इस तरह के छोटे सेंटर्स बने, याद के साथ रिपेयर वारंटी दें, है ना, ये गारंटी ना दे कि हम रिप्लेस कर देंगे बल्ब को ना, रिपेयर वारंटी है हमारे साथ। हम अगर सोलर इमरजेंसी लाइट बनाते हैं छोटी वाली, आप कहीं पे भी पता कर लीजिए, इमरजेंसी लाइट का जो पूरा लाइफ स्पैन है वो 5 महीने से ऊपर का नहीं है पहाड़ में, वो फिर हमारी डस्टबिन में जाती है। हमने जो प्लान बनाया वो 550-600 रुपए में एक लाइट बन सकती है, सोलर की लाइट बन सकती है, और गांव में और पहाड़ में हर घर में होती है अगर वो अफोर्ड कर सकता है। तो अगर हम ये मान के चलें तो तकरीबन ये जो है 200 करोड़ का बिजनेस है हमारे पूरे उत्तराखंड में। मैं आपको बताऊं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एज ए जो है ना कॉटेज इंडस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि 5 आदमी 20,000 रुपए में, 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल, 10,000 रुपए का इक्विपमेंट, 20,000 रुपए में अगर इसको करें तो 20,000 रुपए महीना कमा सकते हैं आराम से। तो हम अगर ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का एक माहौल डेवलप करें हम पूरे उत्तराखंड में, तो सिर्फ एलईडी में इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि और कुछ नहीं है कि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 लोगों को रोजगार दे पाते हैं इससे, तो 1300 लोगों को सिर्फ बनाने में रोजगार होगा, फिर उसकी मार्केटिंग में और इन सब चीजों में लगा के अच्छा खासा रोजगार होगा, और ये सब वेल अर्नड लोग होंगे। वो ये नहीं होगा कि भाई कम पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे। हमारे बच्चे दिल्ली में कहीं पे इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो वहां पे जाकर, और अंडर पेड होगा, तो यहाँ पे वो अपना मालिक होगा। तो मेरा ड्रीम है कि ऐसे ही सेंटर हमने बनाए हैं अभी तक 6, तो इस तरह से अगर हम छोटे छोटे सेंटर्स डेवलप कराते जाएं तो मैं समझता हूं कि 2 साल के अंदर ये जो सेंटर है ये सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की समस्या को जरूर ये मिनिमाइज कर सकता है। जी, वर्तमान की बात करें आंकड़ों के आधार पे तो उत्तराखंड की क्या हालत है ऊर्जा के क्षेत्र में या ई वेस्ट में? ई वेस्ट में देखिए अभी हमने एक बेसलाइन सर्वे किया था रुद्रप्रयाग में और देहरादून में, तो शहर में भी जो है ना 2% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। 2% तो मैंने ज्यादा नंबर बोल दिया है, मैं आपको बताऊं। पढ़े लिखे आदमी को सबको कुछ जगह पे मान लीजिए डस्टबिन, जैसे कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने डस्टबिन लगाए भी तो उस पर लिखा है ई वेस्ट, लेकिन उसमें कूड़ा कौन सा डाल दिया पढ़े लिखे आदमी ने,
वो पॉलिथीन डाल दिया या अपना वेस्ट गार्बेज डाल दिया। इस पढ़ाई ने हमें ये नुकसान दिया है। हम लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो ई वेस्ट हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, ई वेस्ट घर से निकल के सीधा हमारे बिन में आए, रास्ते में कहीं वो जो है ना भटके नहीं। अगर वो भटक गया तो वो एनवायरनमेंट को तो खराब करेगा ही करेगा। इसलिए हम अब जो है 15 अक्टूबर तक हम देहरादून के 50 वार्ड में ये बनाने जा रहे हैं कलेक्शन सेंटर। और रही गांवों की बात, तो गांव में तो वो मतलब पता ही नहीं है ना के बराबर। मतलब इवन छोटे कस्बे जैसे डोईवाला है, विकास नगर है, सैदपुर है, वहां पे भी कि भाई जी खराब हो, बल्ब तो खराब हो खराब। मेरे दादा के टाइम पे भी ये होता था, बल्ब खराब हो गया तो कूड़े में, है ना। पिताजी भी यही करते थे, हम भी वही करते हैं। हमारी इस कैंपेन से एक फायदा हुआ कि जब हमने इस पूरी चीजों में बात की, वहां पे जहां लोगों ने खुद अपने आप बल्ब बनाए ना, अगर उनका बल्ब खराब हुआ तो उन्होंने रखा, साथ के साथ जब नया खरीदा तो एलईडी ही खरीदा। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा व्यवहार परिवर्तन हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ये परिवर्तन देखने में आया है पिछले कुछ सालों में। जी। और कोई भी आज के समय में हम बात करें, कोई भी मुहिम हो, कोई भी योजना हो या कोई भी जन बदलाव हम लाना चाहते हैं, तो उसमें युवाओं का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं, कैसे हम युवाओं की सहभागिता इसमें बढ़ाएँ? अगर वो आते हैं तो ये कितना सक्सेसफुल होगा? अभी ई वेस्ट में हमने जो अवेयरनेस मटेरियल बनाया उमेश भाई, अगर आप हमारी यूट्यूब पे देखेंगे, हमने यंग यूथ के लिए एक रैप सॉन्ग बनाया है। एक अल्मोड़ा का लड़का है अजय स्वायल, उसको लेके कंटेंट मैंने दिया, फिर हमने मिलके एक रैप सॉन्ग बनाया। हमने इसमें छोटी छोटी फिल्म्स बनाई हैं, अगर आप देखेंगे तो 3 छोटी फिल्में भी हमने बनाई हैं इसके ऊपर जो है। और एक फोक सॉन्ग भी बनाया है, जैसे किशन महिपाल जो यहाँ के फोक लॉरिस्ट बड़े माने जाने वाले फोक गायक हैं, उन्होंने भी एक गीत हमारे लिए जो है इसमें गाया है। फोक मीडिया पूरी कैंपेन है, पपेट का कैंपेन बना है। अभी पूरे विकासनगर में पपेट का कैंपेन चल रहा है कि हम पपेट्स ले जाके और उन सब चीजों के तो यूथ हमारा जो प्लांटेथॉन कैंपेन है जिसमें हर साल हम प्लांट्स लगाते हैं, उसमें यूथ का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। बहुत अच्छा लगा ये जानकारी जान के, और कैसे पिछले 30 सालों से आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये बेहद प्रेरणादायी है। अंतिम सवाल के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कोई सुझाव दें। मेरा कहना है कि हमने जैसे एक सर्वे भी किया था और उसमें ये किया था कि कम से कम 10,000 चीजें उत्तराखंड में बाहर से आती हैं। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पैदा कर सकते हैं जो कि 50,000 रुपए से नीचे जिसकी इन्वेस्टमेंट में। जैसे ई वेस्ट में हमने एक नया काम स्टार्ट किया है कि हम बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं जो है लोगों के घर से, फिर उसको वॉश करके हैंड पेंट कराते हैं और हैंड पेंट करा के उसमें एलईडी लगा के उसका लैंप बना देते हैं। तो मेरा कहना है कि क्या क्या ये एज ए कॉटेज इंडस्ट्री नहीं बन सकता? क्या नैनीताल के आसपास के ग्रुप ये नहीं बना सकते? क्या मसूरी के आसपास के ग्रुप बना के, उत्तरकाशी के ग्रुप बना के इसको सेल कर नहीं कर सकते? हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक, क्या ये हम चेन नहीं बना सकते ऐसी चीजों की? जो क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति ये देखता है कि यार उत्तराखंड का क्या मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे पास संसाधनों की और इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। रीजन क्या है? हमारे पास ना कॉर्पस नहीं है। पिछली बार हमारे पास 1 लाख रुपया कॉर्पस था, हमने उससे 3 लाख रुपए जनरेट किए गांव वालों के लिए। तो हमने 1 लाख रुपए का सामान मंगाया, उन्होंने बनाया, उससे उन्होंने 1,80,000 रुपए कमाए। आप सोचो, है ना। हमारा 1 लाख रुपए में वापस कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जिद चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनोवेटर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। आप इनोवेटर्स मीट क्यों नहीं करते? आप इंडस्ट्रियल मीट तो करते हैं, या आप हॉर्टिकल्चर मीट भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। तो एक ओपन करके दे दिए कि ये डेट है 2 साल भर में और इसमें इनोवेटर्स मीट होगा। जी, बात इससे एक जो कॉमन साइकोलॉजी बिल्डअप होगी कि हाँ, हम कर सकते हैं। बहुत प्रेरणादायी पूरा ये सेशन रहा, चाहे उस बालक के संवाद की बात करें कि कैसे एक सवाल एक सफल मुहिम बन गया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा आपका अपना वक़्त देने के लिए। थैंक यू महेश भाई।